You must have done one chapter in accounts which is known as internal reconstruction. Please बोल दो हो गया है. सुना तो होगा एटलीस्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके कोई चैप्टर होता है जब लॉस मेकिंग कंपनी को उसको रिवाइव करना होता है. सो वी डू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बाय रिड्यूसिंग fictitious asset by requesting creditors to give it up some liability including shareholders. तो आपको नहीं लगता कि शेयर होल्डर को भी अगर उसका शेयर का लाइबिलिटी अगर 100 रुपीज था तो उसको रिड्यूस करके उसको 10 रुपया करना चाहिए, तभी कंपनी का बर्डन कम होगा, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा. ये तो पता है आप लोगों को ना, लाइबिलिटी रिड्यूस होता है. एंट्री पास किया होगा आप लोगों ने, याद आ रहा है क्या एंट्री है इसका? कोई मुझे इसका एंट्री बता सकता है कि 100 रुपीज का शेयर 10 रुपीज का करने का जनरल एंट्री क्या आता है? एनीबडी नो जनरल एंट्री? बोलो. अकाउंट्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तुम लोगों का. देखो अगर मैंने इसको रिड्यूस किया है टू, रिड्यूस ये वर्ड याद रखना है आप लोगों को, 100 के शेयर्स को रिड्यूस किया 10 रुपीज के शेयर्स को, क्योंकि कंपनी में क्या चालू है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो जर्नल एंट्री पता है क्या किसी को क्या आता है? चैप्टर हो गया होगा तो आपको पता होगा जर्नल एंट्री. नहीं हुआ है, चलो ठीक है. इसका जर्नल एंट्री जो होता है ना वो देखो ऐसा कुछ होता है. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज. मैं एक शेयर का कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज. तो 100 रुपए का इक्विटी हमने कैंसिल किया और उसको 10 रुपए का इक्विटी दे दिया, और जो बचा हुआ जो पैसा है वो चला जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में. कहाँ पे चला जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाता है 90 रुपीज का. ये रिजर्व अकाउंट है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में मतलब मुझे बताना क्या है, हमने बस रिड्यूस किया है ताकि कंपनी की लाइबिलिटी कम हो. वी डोंट पे कैश टू शेयर होल्डर, वी डोंट पे एनी मनी टू शेयर होल्डर फॉर रिड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी. लेकिन अगर आप लोगों ने अगर कुछ पे किया होगा, कुछ आपने उसको बैंक बैलेंस पे किया होगा, कैश या बैंक दिया होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो वो नॉर्मल बैंक बैलेंस नहीं हो, ऑब्वियसली अपने रिजर्व्स में से पैसे दिए होंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से पैसे दिए होंगे, तो उसे हम डीम्ड डिविडेंड मानते हैं. वी कॉल इट डीम्ड डिविडेंड. ठीक है ना? अब मैंने कैसे याद रखा है, ठीक है ना, आपको मैं दिखाई देता हूं यहाँ पे मैंने कैसे याद रखा है इसको कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है. तो मैंने बोला आपको ए फॉर असेट मैंने याद रखा है, बी फॉर बोनस. लेकिन कौन सा वाला बोनस? बोनस जो इक्विटी शेयर दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वो थोड़ा एक्सेप्शनल है. जो एक्सेप्शनल है वो याद रखो. ठीक है ना? ए मतलब असेट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी, बी मतलब बोनस गिवन इन इक्विटी शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और गिवन इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये दोनों थोड़े अजीब से बोनस है. इक्विटी टू इक्विटी सेक्शन कैप्चर नहीं कर रहा है. ठीक है ना? तो ये बात है. 222C, सी को मैंने कैसे याद रखा है? क्लोजर करके. असेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वो भी ठीक है सर, चलेगा. वॉइस इज ब्रेकिंग सर. इंटरनेट का थोड़ा इश्यू चलते रहता है, क्या कर सकते हैं. ए फॉर एसेट, बी फॉर बोनस, सी फॉर क्लोजर, डी फॉर रिडक्शन. देखो अभी कैसे याद रखूं मैं, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था. डी फॉर रिडक्शन, तो रिडक्शन के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूं. रिडक्शन मतलब क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब आपका अकाउंट में चैप्टर हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. जो भी है कंपनी का, मुझे आपको क्या बताना है यहाँ पे 222A B C D में, इन चारों क्लॉजेस में कंपनी इज द वन हु इनिशिएटेड द टैक्स इवेजन प्रैक्टिस. ठीक है ना? ताकि उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सेव करना था. ऐसा कुछ करके इनडायरेक्टली दे ट्रांसफर द मनी टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. मनी या नॉन मनी मतलब बेनिफिट दे दिए शेयर होल्डर को उन्होंने, तो वो बेनिफिट जो है उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लग रहा था. ई में जो टैक्स इवेजन होता है वो स्टार्ट होता है शेयर होल्डर के साइड से, इसलिए ई अलग है. एबीसीडी में टैक्स इवेजन जो चालू होता है वो कंपनी के साइड से चालू होता है. 222E में जो इवेजन चालू होता है वो शेयर होल्डर इनिशिएट करता है. ठीक है ना? तो अभी 220, और मैं बता देता हूं इंटरमीडिएट लेवल पे 222A B C D इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट कौन सा है? 222E. 222 is the most important section in our CA में इंटरमीडिएट लेवल. CA इंटर में भी वही बात है.
ठीक है ना, ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, सेक्शन लिख रहा हूं मैं, मुझे लॉगिन करने बोल रहा है, ये वन नोट का कुछ इश्यू है, दिनेश सर का ही लॉगिन दिखाता है अभी भी, उसको जरा चेंज करो। सेक्शन 222E, सबसे पहली बात, ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी आपको बता देता हूं, नहीं प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, वो रिकॉर्डिंग चालू है, कभी बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इतना बता देता हूं, जो इनकम टैक्स में मैंने फर्स्ट केस हैंडल किया, फर्स्ट केस आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेरा फर्स्ट केस हुआ था इनकम टैक्स में, फर्स्ट टाइम मैं रिप्रेजेंट करने जो गया था ना इनकम टैक्स में, वो केस था 222E का। तो 222E अगर आप मुझे पूछोगे सर प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है, तो भाई मैंने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब इसके ऊपर झगड़ा किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। मैं आपको और डिटेल में बताने वाला था, कंपनी के नाम वगैरह के साथ बताने वाला, बट दैट आई कैन नॉट डू बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, बाद में कभी अपन पर्सनली बात कर लेंगे। तो 222E में होता क्या है, 222E में एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये वर्ड यूज किया था, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब पब्लिक एट लार्ज इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, क्योंकि चोरी वैसे ही कंपनी में हो सकती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का एक शेयर होल्डर होता है, उसको सच शेयर होल्डर बोलते हैं। सच शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग वोटिंग पावर एक्सीडिंग 10%, 10% से ज्यादा उसके पास क्या है, होल्डिंग पावर है। ऑब्वियसली जिसका होल्डिंग 1% है 2% है, वो अगर कंपनी के पास जाके पैसे मांगेगा तो उसको कंपनी कुछ देने वाली नहीं है। तो उसने लिया क्या है कंपनी से, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड मतलब कंपनी से पैसे लिए हुए, ये पैसे वो अपनी मर्जी से यूज करता है, और जब उसका पैसे का यूज खत्म हो जाता है तो वो रिपे भी कर देता है। कोई कोई लोग रिपे नहीं करते, कोई कोई लोग रिपे करते हैं। अब हो क्या रहा है, आप देखो, अगर मैंने एक आरपी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाया, आरपी प्राइवेट लिमिटेड करके अगर मैंने छोटा सा कंपनी बनाया जिसमें मेरा होल्डिंग 90% है, ठीक है ना, और मेरा कोई फ्रेंड है उसका होल्डिंग 10% है, तो मैं सच शेयर होल्डर हूं कि नहीं हूं, बताओ, एम आई सच शेयर होल्डर, मेरा आरपी का मेरा, ठीक है ना, एम आई सच शेयर होल्डर, एम आई क्वालिफाइड शेयर होल्डर अंडर सेक्शन, यस, मेरा 90% होल्डिंग है ना। और मैंने अकाउंटेंट को, अभी मेरे को क्या था ना, पकड़ लो मुझे केरला जाना है और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, मेरे सेविंग अकाउंट्स में, कंपनी के अकाउंट में 4-5 लाख पड़ा हुआ है, मुझे पता है, तो मैं अकाउंटेंट को सिंपल फोन करूंगा, बोलूंगा अरे यार वो 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। तुम्हें क्या लग रहा है इस कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा वो ना बोल पाएगा क्या मुझे? कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा, कैन ही से नो टू दिस कि नहीं नहीं सर वो तो कंपनी का पैसा है? बोलो, ना बोल पाएगा नहीं ना, क्योंकि क्योंकि उसको मैं काम से निकाल दूंगा यार, मुझको कैसे ना बोला। मेरे एंगल से ये कंपनी तो कंपनी है, कंपनी एक्ट के हिसाब से ये तो मेरा बिजनेस है ना, मैंने चालू किया हुआ बिजनेस है, वो पैसा भी मैंने ही लगाया हुआ है, मेरा ही पैसा है वो, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन कंपनी एक्ट ऐसे बोलता है क्या? आंसर इज नो। कंपनी एक्ट बोलता है भैया कंपनी है, भले आपकी 90% ओनरशिप की हो, 99% ओनरशिप आपकी हो, ठीक है ना, लेकिन कंपनी का पैसा कंपनी का होता है, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे पैसे आपने अगर कंपनी से लिए होंगे तो इसको बोला गया डीम्ड डिविडेंड, ओहो हो, अंडर सेक्शन 222E, इसको क्राइम बोला जाता है। कंपनी का पैसा आप अपने अकाउंट में कैसे ले सकते हो, बेशरम हो तुम लोग, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बोला कंपनी का पैसा शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर ना करो। कौन से शेयर होल्डर के अकाउंट में? जिसका होल्डिंग 10% से ज्यादा है। ये समझ में आया आपको? बेसिक सेक्शन समझ में आया? तो ये जो लोन अमाउंट है ना, लोन अमाउंट, उसके ऊपर टैक्स कर रहे हैं ये नालायक लोग। लोन अमाउंट को टैक्स करे, अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया होगा तो 10 लाख रुपए का 30% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, इतना बड़ा टैक्स ले रहे हैं कंपनी से ये लोग, और इसलिए वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट रखा हुआ है।
लोन शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है, क्यों? क्योंकि कंपनी भर देगी ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O, 30% का, वो भी बेस रेट जो है वो 30% का है। इज इट क्लियर टिल नाउ? मैंने क्या क्या बोला? ये 222 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अभी जागना पड़ेगा जल्दी। सर वापिस रिपीट करो ना थोड़ा। हाँ तो वो बोलो ना ऐसा पांडा, तुम 10 बार रिपीट करने के लिए रेडी हूं मैं। मैंने बोला एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पकड़ लो, मैं और जॉर्ज, ठीक है ना, राम पाटिल और जॉर्ज, जॉर्ज ने 10% होल्ड किया है, मैंने 90% होल्ड किया है, तो पब्लिकली हेल्ड कंपनी की क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी, दो ही शेयर होल्डर है, ठीक है ना। उस कंपनी के अकाउंट में 5-6-10-15 लाख का बैलेंस था, ठीक है ना। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी शेयर होल्डर को, जिसका 90% है। मैंने एक सिंपल कंपनी के अकाउंटेंट को फोन किया, या तो उसको फोन करने की भी जरूरत नहीं, मेरे मोबाइल में वो एक्सेस है, मैंने लॉग इन किया, कंपनी अकाउंट करंट अकाउंट सिलेक्ट किया, वहां से पैसे मैंने अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। क्योंकि मुझे इमोशनली कैसे लगता है, इमोशनली कि ये कंपनी तो मेरी ही है ना, पैसे भी मेरे ही है, लेकिन लीगली ऐसा है क्या? लीगली वो कंपनी के पैसे मेरे पैसे होते हैं क्या? मुझे बोलो। नहीं। नहीं होते। तो कंपनी के पैसे मेरे अकाउंट में जब लूंगा तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या गिरेगी पता है आप लोगों को? बैंक क्या बोलते हैं उसको, लोन एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लोन एंड एडवांसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन किसको दिया? सच शेयर होल्डर को। और बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस दिखेगा शेयर होल्डर के नाम पे, यहाँ पे ये अमाउंट दिखेगा। ये जो भी अमाउंट होगा ना उसके ऊपर टैक्स लगा के रखा है। तो ये क्या कंपनी का इनकम है? मुझे बोलो, इज इट अ इनकम ऑफ अ कंपनी? ये क्या डिविडेंड है? नहीं। ये तो लोन दिया है ना कंपनी ने यार, आगे जाके शायद वो हाँ। शेयर होल्डर रिपे भी करे, वो सबका हमें कंसर्न ही नहीं है, वो रिपे करे, मार्केट रेट पे दिया हुआ है, 2 दिन में रिटर्न किया था, वो सब भाड़ में गए। जैसे यहाँ से वहां पैसे गए उसके ऊपर उन्होंने डिम डिविडेंड लगा के रखा है 222E का। हाँ, ये शेयर होल्डर जो है उसका होल्डिंग 10% से ज्यादा होना चाहिए तो ये क्लॉज एक्टिव होता है, नहीं तो ये क्लॉज एक्टिव नहीं होता। मतलब अगर मेरा 8% अगर होल्डिंग होता कंपनी में तो ये क्लॉज एक्टिव नहीं होता। एम आई क्लियर? ओके, आगे चलता हूँ। क्या आप लोग मुझे इसका तोड़ बता सकते हो? सर ऐसे नहीं करना, अगर आपको अगर नहीं मरना होता ऐसे इस 222E में तो आप क्या करते? तो पता मैं क्या करता, मैं अपने नाम पे नहीं लेता, मैं अपने वाइफ के नाम पे ले लेता पैसे। ओ हो मजा आ गया सर। क्यों? अभी बताओ क्यों मैंने वाइफ के नाम पे क्यों पैसे लिए? लोन मैंने वाइफ के नाम पे ले लिया, बताओ ऐसा क्यों किया मैंने? बोलो। वोटिंग पावर 10% से कम है उसका, तो क्लॉज एक्टिव नहीं होगा। उनका वोटिंग पावर ही नहीं है कंपनी में, उनको शेयर होल्डिंग ही नहीं दिया, तो ये क्लॉज एक्टिव नहीं होगा। ऐसे हमें लग रहा था, ऐसे हुआ भी, लेकिन जब इनकम टैक्स को पता चला ये लोग अपने रिलेटिव्स के नाम पे लोन उठा रहे हैं ताकि इनको पकड़ा ना जाए, ठीक है ना, तो उन्होंने ढूंढा अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होगा, ये पर्सन है, ठीक है ना, लोन गिवन टू पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, लोन गिवन टू अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, अगर ऐसा पता चला तो इसको भी उन्होंने डीम डिविडेंड बोल दिया, टालिया, सेक्शन एक्सटेंड हो गया। फिर हमने बोला ठीक है, अब ये सच शेयर होल्डर भी नहीं उठा सकता, उसका रिलेटिव भी नहीं उठा सकता पैसे कंपनी से। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मेरी एक छोटी सी फर्म है राम पाटिल, अभी हमने उसका पीएन राज बना दिया क्योंकि राज सर को भी हमने ऐड कर दिया। अभी हमने एक फर्म बनाई है, ठीक है ना, बनना चालू है, उसका एलएलपी बन रही है पीएन राज करके, ठीक है ना। तो ये पीएन राज करके फर्म है जहां पे पकड़ लो मेरा मेरा वोटिंग पावर जो है वो पकड़ लो, मेरा वोटिंग पावर 1/3 है, मान लो, ऐसा है नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मान लो कि मेरा वोटिंग पावर 1/3 है। पार्टनरशिप रेशियो बोलते हैं ना उसको, पीएसआर रेशियो 1/3 है, मतलब परसेंटेज टर्म में मुझे बताना ये 33.333% रियल में है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है। मैंने बोला एक काम करते हैं, वो कंपनी से पैसे जब राम पाटिल या सिया पाटिल या ऐसे जब लोग लेते हैं तो पकड़ा जाता है, तो हम ये काम करते हैं, एक कंपनी दूसरे पार्टनरशिप फर्म को या एलएलपी को, ये एलएलपी है, एक कंपनी एलएलपी को जो लोन देगी वो तो पर्सनल नहीं लग रहा ना, वो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे लग रहा है, तो उधर पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगा था और ऐसे लोगों ने किया भी। जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है, अगर ये जो सच शेयर होल्डर है, सच शेयर होल्डर मतलब जिसका होल्डिंग 10% से ज्यादा कंपनी में है, अगर उसका यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20% से ज्यादा होगा, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, इस वर्ड को याद रखना, उसका इस फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को इनकम टैक्स में माना जाता है व्हेन यू होल्ड मोर देन 20%, 20% और मोर, 20% और मोर जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है तो उस इंटरेस्ट को सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोला जाता है। तो ये देखो, ये सच शेयर होल्डर राम पाटिल यहाँ पे और राम पाटिल यहाँ पे कॉमन निकला,
कॉमन निकला तो जो लोन हमने पीएन राज को दिया होगा ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी से आरपी प्राइवेट लिमिटेड ने पीएन राज को जो लोन दिया उसके ऊपर भी डीम डिविडेंड लगेगा। तालिया, मतलब अभी चोरी होने का कोई स्कोप उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सिचुएशन मैंने बताया आपको, मैंने खुद लिया लोन तो मेरे कंपनी से तभी भी टैक्स होगा, मेरे रिलेटिव ने लोन लिया तभी भी टैक्स होगा, या ऐसी किसी फर्म ने या कंपनी ने टैक्स लिया जहां पे मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उन्होंने लोन लिया तभी भी टैक्स होगा। मतलब अभी चोरी करने का मौका नहीं है इस सेक्शन में। इज इट क्लियर मैंने जो जो बोला वो? यस। लोन के ऊपर। और ये खास क्यों है 222E खास क्यों है? क्योंकि 222E में क्या होता है, 222E में जो डोमेस्टिक कंपनी है ना राजा, वो टैक्स भर देती है 30% पे। देयरफॉर जो भी लोन अमाउंट होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 10 लाख का। ये हमने पहले ही बात कर ली थी, मैंने अभी रिपीट करा दिया उसको। इज इट क्लियर? चलो आगे चलो। चलो सर, जिंदगी में आगे जाते रहो। आप कहाँ रुक रहे हो हम जैसे लोगों के लिए? ऐसे बोला करो ना बीच बीच में। ये देखो, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस माइनस ट्रेड एडवांसेस। ट्रेड एडवांस मतलब अब कंपनी ने मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दिया मशीनरी लाने के लिए, तो बिजनेस नेचर का एडवांस हो गया ना। वो थोड़ा ना कि मैं पैसे घुमाने के लिए मैंने लिए थे मेरे अकाउंट में। तो अगर जेन्युइन होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, किसको दिया था? क्लोजली हेल्ड कंपनी टू, गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू शेयर होल्डर्स होल्डिंग 10% से ज्यादा, या any firm AOP BOI concern in which such shareholder मतलब जिसका 10% से ज्यादा है, having substantial interest, ओहो टालिया, 20% और मोर अगर होगा तभी भी टैक्स होगा, और रिलेटिव को होगा तभी भी टैक्स होगा, ठीक है ना। आगे तो ये हमने बात कर ली 222A B C की, ठीक है ना। और ये शेयर होल्डर का चार्ज भी मैंने आपको बता दिया। ये 2 बार स्कैन हुआ है तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी। आई होप तुम लोगों ने 2 बार नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा ना तुम लोगों ने? नहीं। है तुम्हारे पास दिमाग है, थैंक यू। नोट 2, अब ये बैलेंस शीट देखो, मुझे बताओ अब यहाँ पे ना एक लैंग्वेज यूज किया गया है, डीम डिविडेंड कैन बी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को तुम अकाउंट्स में बोलते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये मेरी बैलेंस शीट हो गई आरपी प्राइवेट लिमिटेड। असेट आप देख सकते हो 5 लाख रुपए के, शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख रुपए का है। मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर इस कंपनी को डिविडेंड देना होता, अगर उसकी इच्छा होती डिविडेंड देने की, तो मैक्सिमम डिविडेंड जेन्युइनली लीगली कितना दे सकता था ये कंपनी? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कंपनी के पास बैंक बैलेंस है 5 लाख का, क्या कंपनी पूरा 5 लाख रुपए का डिविडेंड दे सकता था? डिविडेंड दे सकता था? मुझे बोलो, जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, कंपनी का प्रोविजन पूछ रहा हूँ। नहीं। तो कितना दे सकता था मैक्सिमम जेन्युइनली भी? अगर उसको 3 lakhs। 3 लाख, क्योंकि डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ये तो सुना होगा ना आपने। और कंपनी के पास फ्री रिजर्व कितने हैं? 3 lakh। 3 लाख। तो मैंने अभी क्या बोला, मिस्टर आरपी होल्ड 12% ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैंने 12% लिया हुआ है। क्या मैं सच शेयर होल्डर हूं? बोलो, मेरा Yes। कंपनी के पास 12% है, कंपनी में मैं सच शेयर होल्डर हूँ? Yes। यस, क्योंकि 10% के बाद वो क्लॉज लगना चालू हो जाता है। केस 1, मिस्टर आरपी टुक लोन ऑफ 2 लाख रुपीज। लिया मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। बोलो 2 लाख रुपए का लोन लिया, कंपनी से लोन लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा? डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड, लेकिन क्या ये 3 लाख से नीचे? हाँ 3 लाख से नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज अ डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। जबकि मैंने लिया है लोन, लेकिन लोन टैक्सेबल कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। एंड दिस लोन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115O। आई होप किसी ने 1150 नहीं लिखा हुआ है इसको, ये कैपिटल लेटर, ये लेटर है, 115O है ये, ठीक है ना। है तो ऐसे ही, इसको लिखा तो ऐसे ही जाता है 115O, ठीक है ना। तो इसको ये कैपिटल लेटर है, टाटा टाटा 1150 नहीं है, इसको गलती से रीड मत करो ऐसे। एट द रेट ऑफ 30% बाय आरपी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। और ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। वेरी गुड सर। अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड कितना होगा? अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड इज इक्वल टू मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो 3 लाख रुपए का, तो पूरा 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन केस 2 देखो, केस 2 में मिस्टर आरपी टुक लोन ऑफ 4 लाख रुपीज। अब बताओ ये 4 लाख का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्या डीम डिविडेंड बोल के? बोलो 4 लाख पूरा टैक्सेबल हो सकता है क्या?
नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी की अगर इच्छा भी होती तभी भी 4 लाख रुपए का डिविडेंड नहीं दिया जा सकता था आपको, 3 लाख का ही दिया जा सकता। तो डीम डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड नॉर्मल डिविडेंड का अमाउंट ना। तो उन्होंने क्या बोला, तो अमाउंट ऑफ डीम डिविडेंड कैन बी मैक्सिमम टू द extent of accumulated profit. इसलिए though I have taken loan of 3 lakh rupees, 4 lakh rupees, deemed dividend will be maximum 3 lakh rupees. Is it clear? ओके। हाँ, डाउट होगा तो मुझे पूछो। मेरा ये डिविडेंड टैक्सेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है बेसिकली। इसके कोई क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में मिलेंगे तो हम कर लेंगे। अब बच क्या गया पता है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट बच गया है मेरा IFOS में, ठीक है ना, जो मेजर डिस्कशन का पॉइंट है, एंड दैट इज गिफ्ट। ठीक है ना, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नहीं रहा बाबा, पहले मॉडल देख लेते हैं। मॉडल में किसी को पता है आपका ये कहाँ पे है, IFOS क्या पेज नंबर पे है? 385 के आगे देखो, रहेगा उधर आसपास। 385। नहीं, 385 ज्यादा ही जिंदगी में आगे चला गया। 300 पे आ जाओ। 340 पे देखता हूँ। 312। सालो 320 पे कैपिटल गेन ही दिख रहा है मुझको। हाँ तो 50 पे आ जाओ। नहीं है कैपिटल गेन का, 29। नहीं है यहाँ पे यही है 312 ही हाँ होगा तो फिर कैपिटल गेन का क्वेश्चन दिखा IFOS में। चिल्लाओ मत ना यार, कभी कभी इंसान गलती कर लेता है, उसमें क्या है। IFOS, आया। ठीक है ना, क्या पेज नंबर पे है पता ही है? 310 पे है बरोबर, 310 311 पे है। तो आगे चलते हैं। तो आपको मैंने बताया था सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 इज द चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है अगर एग्जम्प्ट इनकम नहीं होगा, अदर हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ रहेगा, तो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा ये बोलता है। ये मैंने बात कर ली थी, ठीक है ना। 56 सब सेक्शन 2 बोलता है कि कुछ ऐसे इनकम है जो यहीं पे टैक्स होंगे, स्पेसिफिकली टैक्सेबल अंडर दिस हेड। उसमें क्या क्या आता है उन्होंने बोला, 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 में आता है डिविडेंड, जो मैंने डिस्कस लेटर उन्होंने बोल दिया, मैंने अभी अभी कर दिया आप लोगों के साथ। कैजुअल इनकम जो टैक्स होता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1B में होता है टैक्सेबल, वो मेरा हो चुका है। 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट टैक्सेशन वही पढ़ना है हमें, लेकिन ताई ने जैसे बोला ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, याद आ रहा है आपको क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात, लवली एक्सपोर्ट के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था लॉ में, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में हुआ था, ये सारी बातें, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इनहांस कॉम्पेंसेशन वो यहाँ पे टैक्स होता है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 में, ठीक है ना। सम ऑफ रिसीव्ड एज एडवांस अदरवाइज, चलो ठीक है, एडवांस मनी आपको पता होगा 9 में होता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9, एडवांस मनी सेक्शन 51। ये क्या पे लिखा है, डिस्कस इन कैपिटल गेन, मैंने भी डिस्कस किया था कैपिटल गेन, देखो आपका मॉड्यूल और हम लोग साथ में चल रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर, और फिर क्या बोलता है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्ज अंडर PGBP, मतलब PGBP में अगर टैक्स नहीं होगा तो ही इस हेड में टैक्स होगा। मतलब उन्होंने ज्यादा पावर किसको दे दिया, PGBP को, ठीक है ना। तो PGBP में टैक्स नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, वो एम्प्लॉय, ये सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज अ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का अगर तुमने बात सुना होगा वहां पे अच्छे से मेरे से, PGBP वाला, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कभी कभी लोगों का बिजनेस होता है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो आपने कमाया होगा तो यहाँ IFOS हेड में आ जाएगा। लेटिंग ऑफ मशीनरी फर्नीचर मैंने बताया था आप लोगों को, लेकिन किसी किसी का तो बिजनेस ही होता है फर्नीचर भाड़े पे देना। फर्नीचर अगर भाड़े पे देना अगर आपका बिजनेस है तो आपका PGBP में टैक्स होगा, अगर वहां नहीं जाएगा तो यहाँ आके टैक्स होगा। कंपोजिट रेंट की मैंने बात कर ली थी, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। चलो आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव फॉलोइंग इनकम आर आल्सो चार्जेबल अंडर दिस हेड, क्या क्या उन्होंने बोला, सबलेटिंग का इंटरेस्ट यहाँ पे, सबलेटिंग का इनकम यहाँ पे आएगा, बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, कंपनी डिपॉजिट्स का यहाँ पे आएगा, रेम्युनरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, मतलब नॉन रेम्युनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, ऐसे हमने लिखा है। रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, ये भी हमने लिखा था। इंश्योरेंस कमीशन यहाँ पे टैक्स आएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, ये यहाँ पे आएगा।
ठीक है ना। इनकम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन, घर पे ट्यूशन लेते होंगे, ताई को पता होगा, वो यहाँ पे टैक्स होगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, ये मैंने बताया था, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड इटसेल्फ इज नॉट ए इनकम। फैमिली पेंशन, लेकिन आफ्टर वन थर्ड या 15,000 विच इज लोअर डिडक्शन होने के बाद। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे टैक्स होगा। डायरेक्ट मैं नहीं लेती घर पे ट्यूशन। अरे पता होगा ना, लेकिन कम से कम ट्यूशंस क्या होते पता तो होगा ना। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ, अरे मेरे गांव वालों को लगता है क्या बताऊं आप लोगों को, जब मैंने उनको बोला ना आई एम अ टीचर, तो उनको लगा कि मैं घर पे ट्यूशन लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो पूछते कि हाँ ठीक है, तो ट्यूशन के अलावा क्या करते हो जिंदगी में? मैंने बोला वही करता हूँ, हाँ। मैं पढ़ाते रहता हूँ। नहीं नहीं, वो तो सब लोग करते हैं ना, वो तो मेन काम करने के बाद करते हैं ना, तो मेन काम क्या करते हो? मैंने बोला मेन काम पढ़ाते रहता हूँ। तो उनको लग रहा है कि कहीं जॉब भी पे जाता हूँ, सैटरडे संडे वो घर पे छोटे छोटे बच्चे आते होंगे, वो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के मैथ्स वगैरह सीखने के लिए, उनको मैं पढ़ाता हूँ। देखो लोगों को टीचर्स की इज्जत ही नहीं है, और मेरा हाइट कम है ना, तो दे मिसअंडरस्टूड मी एज अ टीचर्स ऑफ होम ट्यूशन, ठीक है ना। तो उनको लग रहा है मैं वो स्कूल के बच्चों को वगैरह पढ़ाता हूँ। थैंक गॉड दे डिड नॉट थिंक अबाउट जूनियर केजी सीनियर केजी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वगैरह, क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर ये पीजीबीपी में टैक्स नहीं होगा तो यहाँ पे टैक्स होगा। स्टाइपेंड ऑफ टू ट्रेनी, ओ तुमको पता है जब तुम ट्रेनी बन जाते हो, ट्रेनी आर्टिकल जब बन जाओगी, आर्टिकलशिप में जो स्टाइपेंड आता है सर, वो कौन सी हेड में टैक्स होगा? क्या वो सैलरी है? नहीं, वो तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता वहां पे, तुमको तो दान दक्षिणा दी जाती है ऐसे ही, ठीक है ना। वो स्टाइपेंड यहाँ पे टैक्स होता है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता आर्टिकल्स का प्रिंसिपल के साथ। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मैंने बात कर लेता है। ऐसे में आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है ना। सेक्शन 145 बीजीबीपी में डिस्कस कर लिया था। कैजुअल इनकम की बातें मेरी हो चुकी है। टाटा टाटा, ये क्या होता है? जॉकी क्या होता है? इनकम ऑफ जॉकी, जॉकी तो अंडरवेयर होती थी। हॉर्स राइडर। अच्छा हॉर्स राइडर है, ओके। ठीक है, इनकम देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपके मॉडल ने क्या क्या कुछ एडिशनल पॉइंट बताए, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। इनकम ऑफ जॉकी फ्रॉम सच प्रोफेशन इज नॉट रेटेड एज विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, आप समझ रहे हो ना, उसका तो बेचारे का घोड़ा चलाने का जॉब है, तो वो उसको 30% पे टैक्स ना करो, कैजुअल इनकम बोल के, ठीक है ना। फिर इनकम विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली, मोटर कार जो रेस होते हैं ना, आप फॉर्मूला 1 कार वगैरह का आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे, छोटी छोटी कार होती है, बहुत स्पीड से चलाते हैं, तो विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली इज अ रिटर्न फॉर स्किल्स एंड एफर्ट्स एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैजुअल इनकम बट टैक्सेबल एज अ नॉर्मल इनकम। तो उन्होंने ना वो कार रैली वाले लोगों को, कार रेसिंग वालों को भी एक, क्योंकि वहां पे सट्टा थोड़ी ना क्या लगाया जा रहा है, वो बेचारा कार चला के कमा रहा है पैसे, हो ठीक है ना, फॉर हिम इट इज अ स्पोर्ट, ठीक है, तो उसको भी नहीं लगेगा। लॉटरी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, अब आपको पता है कभी कभी लॉटरी जो होती है ना एजेंट के पास ही रह जाती है, और एजेंट के पास रहेगी, लॉटरी बिकी नहीं, तो उसने क्या किया, एजेंट ने बेट के जो भी टिकट बचे थे 25-30 उसको स्क्रैच किए, और स्क्रैच किए तो उसको पता चला उसको ही लॉटरी लग गई, लो दिवाली आ गई। अब वो बोल रहा है कि मेरा पीजीबीपी इनकम है वो, ठीक है ना, उसको लॉटरी लग गई तो बोलता है मेरा पीजीबीपी इनकम है। ऐसा थोड़ी ना क्या होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एजेंट और ए ट्रेडर आउट ऑफ इट्स अनसोल्ड स्टॉक शाल बी ट्रीटेड एज इंसिडेंटल बिजनेस एंड टैक्स अंडर देयर पीजीबीपी, ठीक है ना। तो आपके मॉडल ने लिखा है यस इट इज द पीजीबीपी, ठीक है ना, ये पीजीबीपी है। एक्सपेंडिचर टू बी डिडक्टेड, नहीं इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, और एटीसी टू एटी का भी डिडक्शन नहीं मिलता, तो ऐसी बात है। मेथड ऑफ ग्रॉसिंग अप ऑफ इनकम, हाँ ग्रॉसिंग अप यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ग्रॉसिंग अप जो होता है यूजुअली मैं टीडीएस के चैप्टर में पढ़ाता हूँ, लेकिन ना जो लॉटरीज वगैरह होती है ना उसके ऊपर 30% का टीडीएस है। तो होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बोला ना कि असेसी ने 70,000 रिसीव किया, रिसीव्ड, असेसी रिसीव्ड 70,000, तो आपको इतना पता होना चाहिए ये जो रिसीव्ड है ना ये आफ्टर टीडीएस है, मतलब 100% हुआ रहेगा, उसमें से 30% माइनस किया होगा, और फिर उसको 70,000 दिया हुआ है, तो इनकम कितना होगा पता है एसएससी का? 70,000 डिवाइड बाय 70% इज इक्वल टू 1 लाख। जब एसएससी को 1 लाख का लॉटरी लगा होगा, तब जाके लॉटरी जो कंपनी उसने 30,000 डिडक्ट किए होंगे एज ए टीडीएस, और उसको 70,000 दिया होगा।
एग्जाम में अगर आपको नेट दिया होगा, एग्जाम में अगर आपको नेट दिया होगा तो आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रॉसअप, क्योंकि इनकम जो होता है ना वो ग्रॉस फिगर पे लगता है। यहाँ पे जो टैक्स कंप्यूट होगा वो ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा। और एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ग्रॉसिंग अप का उन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया है आप लोगों को। ये टीडीएस के चैप्टर में पता चलता है लोगों को यूजुअली, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो मॉड्यूल ने मैंने बता भी दिया, क्योंकि शायद इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो क्वेश्चन वगैरह में पूछा भी होगा। इंटरेस्ट के ऊपर ना, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस जो कटता है, टीडीएस वो कटता है अंडर सेक्शन 194A। जब टीडीएस के चैप्टर में जाएंगे तो पता चलेगा। और 194A में टीडीएस का रेट है 10% का। तो अगर मैंने बोला कि मैंने बैंक से 9,000 का, 9,000 का नहीं, चलो 18,000 का करता हूँ। अगर मैंने आपको बोला 18,000 का इंटरेस्ट कमाया हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,000, ऑब्वियसली दिस इज आफ्टर 194A का 10% का टीडीएस, तो दिस इज द 90% फिगर। अगर 18,000 90% फिगर होगी तो आपको पता है मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ रहेगा एक्चुअल में? 20,000। क्या आपको समझ रहा है ग्रॉसिंग अप क्यों किया जाता है? हेलो, अगर इनकम नेट में दिया होगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ग्रॉस बनाना। बस आगे चलते, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में बोलूंगा अभी इसके आगे का। मशीनरी वगैरह की हमारी बात हो गई थी, कंपोजिट ट्रेन की भी बात हो गई थी। डिडक्शन अलाउड अगेंस्ट इनकम, ठीक है, वो रिपेयर वगैरह का, इंश्योरेंस वगैरह का, डेप्रिसिएशन का। अच्छा, आईएफओएस में डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में ही निकलता है, ठीक है ना। तो आईएफओएस का अपना डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है, सैलरी का है, अलग से मेथड है सैलरी का। परक्यूजिट में हमने बात की थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। पीजीबीपी का मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, लेकिन आईएफओएस के पास अपना मेथड नहीं है, तो इट बोरोज फ्रॉम पीजीबीपी। तो पीजीबीपी पढ़ा होगा तो ये आईएफओएस समझता है। फैमिली पेंशन की भी मैंने बात कर ली थी आप लोगों से। टाटा टाटा पढ़ लेते, क्या क्या दिया पढ़ लेते यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 1, सुंदर डाइड ऑन 31 जुलाई 2019 व्हाइल बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में था। इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ गवर्निंग हिज सर्विस, हिज विडो मिसेस सुंदर इज पेड अ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, पहले तो सैलरी में नहीं टैक्स होगा ये, क्योंकि ये फैमिली पेंशन है। अगर इसकी टैक्सेबिलिटी आती है तो इनकम टैक्स में आती है। 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ मतलब साल भर का होता है 1,20,000, एंड डियरनेस अलाउंस 40% देयर ऑफ। तो फैमिली पेंशन उसको उनको मिला था 10,000 पर मंथ, और डीए मिल रहा था 40% का, मतलब 1,20,000 का 40%। स्टेट वेदर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेसेबल in her hands, and if so under what head of income can she claim any relief or deduction। तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो टोटल उसको कितना मिला होगा? 10,000 प्लस 4,000 इंटू 12 मंथ, नहीं सॉरी 12 मंथ नहीं किया उन्होंने, 8 मंथ 8 मंथ, सॉरी सॉरी, क्योंकि उसके डेट जो है वो 31 जुलाई पे हुई है। तो अप्रैल मई जून जुलाई तो इन पेंशन नहीं मिला होगा। तो अगस्त से लेके मार्च तक के 8 मंथ, तो वो 8 मंथ ले लिए उन्होंने। उसका अमाउंट आया 1,12,000। 1,12,000 अमाउंट रिसीव हो गया, इसका लेना होता है 1/3, डिवाइड बाय 3 किया तो 37,333 आया। लेकिन इतना डिडक्शन मिलता है क्या हमें फैमिली पेंशन का सेक्शन 57 में? नहीं। नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है हमारा? 15,000 पर एनम, 15,000 पर एनम। तो विचएवर इज लोअर किया जाता है तो 15,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और 97,000 आएगा। और उन्होंने पूछा टैक्स ऑन अबाउट, टैक्स ऑन अबाउट तो ये तो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा। अब उसका जो इनकम है वो बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसलिए टैक्स नील आ गया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1? हाँ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से गिफ्ट चालू हो रहा है, गिफ्ट में अभी नहीं जा सकता मैं, ठीक है ना। गिफ्ट में बहुत सारे कांड होने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको हमारे मॉडल के एक दो क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए शायद उसको आप थोड़ा उसको कोरिलेट कर पाओगे। क्या है ना, वो डिविडेंड टैक्सेशन वगैरह समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बहुत सारी बातें उसमें आती है। और तुम्हारे मॉडल ने उसके ऊपर क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे भगवान जाने, हमारे मॉडल के देख लो, तब तक बोरो कर लेते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन बुक है उसमें ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना, चैलेंज बुक में। राहुल होल्डिंग 28%, आपको लिखना नहीं है, खाली सुनना है मेरे यहाँ से, ठीक है ना। आंसर देखना होगा तो हमारे मॉड्यूल को डाउनलोड करके देख लेना, या अभी दिखेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। राहुल होल्डिंग 28% ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले तो बताओ ये सच शेयर होल्डर है क्या? क्यों हाँ जब बोलते हो तो परसेंटेज भी बोला करो यार। More than 10%. हाँ, ही इज होल्डिंग मोर देन 10% इन अ कंपनी, टुक अ लोन की जब बात होगी, सच शेयर होल्डर और लोन की बात होगी, तो कौन सा सेक्शन रिफ्लेक्ट होना चाहिए तुम्हारे माइंड में?
Section 2 subsection 22 clause E. सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई, ठीक है ना। सो 222 ई रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लोन लिया है 5 लाख का फ्रॉम द कंपनी। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 4 लाख। ओ 5 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब समझते हो ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो थे वो 4 लाख के ही थे। तो अगर लोन हो, अब टैक्सेबल होना भी है तो मैक्सिमम 4 लाख ही होगा, उसके ऊपर तो नहीं होगा। कंपनी एंगेज इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वो इररिलेवेंट है। पहला क्वेश्चन देखो, is the amount of loan taxable as a deemed dividend if the company in which public are substantially interested। देखो क्वेश्चन ही घुमा दिया उन्होंने, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बोल दिया। बताओ सेक्शन 222 चार्ज होगा यहाँ पे? नहीं। मैंने रिलायंस के शेयर लेके रखे हैं, मैं चले जा सकता हूँ रिलायंस में, बोल सकता हूँ रिलायंस को फोन करके, सुनो ना मेरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करना 5 लाख रुपया, मुझे जरा जरूरत है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी से सब मैनिपुलेशन करेंगी क्या? नहीं करेंगी, इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल ना। डीम डिविडेंड का क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी वो क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द लेंडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब क्या उन्होंने बोल दिया, दैट इज कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब ही क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं उसको लॉ में। इट इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। अब ये क्लोजली हेल्ड कंपनी होगा तो टैक्सेबल होगा क्या? जल्दी बोलो। हाँ। हो जाएगा। तो मैं प्रोविजन ए का आंसर पढ़ लेता हूँ। The provision of section 222 however will not apply where the loan is given by company in which public are substantially interested. In such cases loan would not be taxable as a deemed dividend. Okay. However, if the loan is taken from a private limited company, that is the company in which public are not substantially interested, which is the manufacturing company and not a company where lending of money is a substantial part of business of the company। मतलब लोन देना उसका बिजनेस नहीं है। अगर ये बैंक होता तो अलग बात है, बैंक का तो काम ही होता है लोन देना, लेकिन ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली है ना, उसका काम नहीं है लोन देना। Then the provision of section 222E would be attracted since the Rahul holds more than 10% of the equity shares of the company। Okay, तो उसने 10 से ज्यादा लिया हुआ है, इसलिए चार्ज होगा। The amount chargeable as a deemed dividend cannot however exceed the accumulated profit held by the company on the date of giving the loan। Therefore, amount taxable as a deemed dividend would be limited to